तो ये लास्ट पॉइंट था कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं, फिर उसमें से कोई एक प्रिंसिपल निकालते हैं और उसके बाद हम अपने आप को तैयार करते हैं उस प्रिंसिपल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं और फिर अगर नए केस पर भी वो लागू होता है तो हम उसको एक प्रिंसिपल बना देते हैं कि ये ऐसे ही हमको वर्क करना है। नाउ व्हाट इज दिस बट थियराइजिंग। तो ये भी तो थियराइजिंग ही हो गया। जब लोग कहते हैं कि थियरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, तो ये बात भी तो एकदम थियरी जैसा ही हो गया। व्हेन वी एनालाइज अ केस in such a way as to suggest to our minds its proper mode of course of action or to infer from it any principle that might help us in future case, we form a theory. तो जब हम किसी केस को एनालाइज करते हैं, किसी फैक्ट को एनालाइज करते हैं, वहां से कोई प्रिंसिपल निकालते हैं और हम ऐसा ऐसा मानते हैं कि ये फ्यूचर में हमको इसी तरीके से काम करेगा, इसी तरीके से हमारे लिए हेल्प मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक थियोरी बना रहे हैं। वी कैन नॉट थिंक इंडीड अबाउट कलेक्टिंग फैक्ट विदाउट थियराइजिंग। हम बिना थियराइज किए हम कोई चीज समझ ही नहीं सकते। येट the defenders of alternation invite us simply to look and see। जो अल्टरनेशन वाले थियरी को या पॉलीफार्मेसी वाली थियरी को जो लोग डिफेंड करते हैं, फिर भी वो हमसे कहते हैं टू लुक एंड सी, यानी देखो और समझो, टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स, और these once fixed, any theory which will perfectly account for them is good। तो एक बार जब आप उसको फिक्स हो जाता है वो थियरी, तो किसी भी तरीके का कोई अगर आता है कोई ऐसा जो हमारे जो उनके अगेंस्ट में हो, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी उनके फेवर में होगा वो सबका सब उसको सही मानने लग जाते हैं। दीज आर डॉक्टर हाउलीज वर्ड। डॉक्टर हाउली ने क्या कहा, लंदन होम्योपैथिक रिव्यू वॉल्यूम 9 पेज 432, उसमें वो अपना कोट लिखते हैं। हाउली says the homeopathic system of medicine, says Dr. Howley, bases itself not on theories but on facts as they are observed in the world of man. It frees its disciples from all dogmas and simply asks them to look and see. Will being thus invited, we look and see. तो कहते हैं कि डॉक्टर हाउली जो है वो हमको इनवाइट करते हैं, ये जो पॉलीफार्मेसी के जो डिफेंडर्स हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो उसके पक्ष में अपनी राय रखते हैं, वो लोग बार बार ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथी जो है थियोरी पर यकीन नहीं करता, वो फैक्ट्स पर यकीन करता है और जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं उन पर यकीन करता है। और वो बार बार इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आप देखिए और फिर समझिए। वी बीइंग दस इनवाइटेड वी लुक एंड सी। अब क्योंकि हमको इनवाइट किया गया तो हम उनका जो ये मैटर है उस पर हम देखेंगे और हम समझेंगे। व्हाट डू वी सी, व्हाई वी सी। डॉक्टर हाउली गिव्स ब्राइनिया एंड सीपिया in alternation in one chronic case and arsenic and china in another case, and curing both in a way which satisfies him well। तो एक केस में वो ब्राइनिया दे रहे हैं और ब्राइनिया और सीपिया दे रहे हैं, और किसी और केस में वो चाइना दे रहे हैं और आर्सेनिक दे रहे हैं अल्टरनेट वे में। तो अब ये अपने तरीके से कर रहे हैं जो उनको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज व्हाट वी सी। But what does Dr. Howley see when he looks at these same facts? Why he sees something which proves to him that for him the use of remedies in alternation is better than the use of a single remedy? वो ऐसा ऐसा क्यों देखना चाहते हैं जानबूझकर कि रेमेडीज को अल्टरनेट यूज करना ही ज्यादा बेहतर है, सिंगल रेमेडी के यूज करने से ज्यादा बेहतर अल्टरनेशन करना है, क्यों है ऐसा ही, क्यों वो देखना चाहते हैं? And the London Review sees in the same fact something which proved to him that alternation of medicine is not only admissible, but that cases now and then occur which can only be cured by such alternation। और वो लंदन रिव्यू करके है, उन्होंने भी ये बात डॉक्टर हाउली के पक्ष में कही
कि कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनको कि केवल अल्टरनेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, और अल्टरनेशन जो है, अल्टरनेट करना जो है रेमेडीज का, ये एडमिसिबल है, यानी कि अलाउड भी है, और उसको कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आप सिर्फ अल्टरनेशन से ही उसको क्योर कर सकते हैं। तो क्या ये थियराइजिंग नहीं है? इज नॉट दिस थियराइजिंग प्रिटी स्ट्रांगली एंड ऑन अ रादर स्लेंडर बेसिस? प्रिटी स्ट्रांगली मतलब बड़ी मजबूती के साथ थियराइज किया जा रहा है, और बहुत ही इसका जो ग्राउंड है जिस पर ये थियरी पूरा बेस है, ये बहुत ही कमजोर है। एक कमजोर कड़ी के बेसिस पर पूरा का पूरा थियरी बनाया जा रहा है। हमारे जो दोस्त हैं वो हमको थियरी करने से मना करते हैं, लेकिन वो खुद ही थियरी करते हैं। Dr. Howley concludes that for him the use of remedies in alternation is better than the use of a single remedy. डॉक्टर हाउली जो है कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि रेमेडीज को अल्टरनेटली यूज करना ज्यादा फायदेमंद है सिंगल रेमेडी की बनिस्बत। फ्रॉम द सेम टू फैक्ट्स द लंदन रिव्यू मेक डॉक्टर हाउली कंक्लूड, इन्हीं सारे फैक्ट से लंदन रिव्यू भी डॉक्टर हाउली को कंक्लूड करने के लिए कहता है कि केसेस नाउ एंड देन अकर विच कैन ओनली बी क्योर्ड बाय सच अल्टरनेशन। ये जो बात कही है लंदन रिव्यू ने कि केसेस जो इधर उधर आते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो केवल और केवल अल्टरनेशन के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। दिस इज ब्रॉड जनरलाइजेशन, दिस इज अ ब्रॉड जनरलाइजेशन, यानी एक कंसेप्ट पूरे के पूरे सिस्टम पर लगा दिया जा रहा है। दिस इज अ ब्रॉड जनरलाइजेशन ऑन अ वेरी नैरो फाउंडेशन, बहुत छोटे फाउंडेशन पर एक बड़ा जनरलाइजेशन रखा जा रहा है। बट डॉक्टर हाउली एडमोनिशेस अस that we have not yet any such collection of facts as will warrant any generalization. डॉक्टर हाउली हमको बोलते हैं कैसे ये जो प्रिंसिपल है सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर का, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये कहीं कहीं पर एप्लीकेबल है, या वो जो सिंगल वाला कंसेप्ट है वो कहीं कहीं पर एप्लीकेबल है, कहीं कहीं पर हमको क्योर करना पड़ता है ऐसे अल्टरनेट करने में, लेकिन खुद ही वो जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। For ourselves, we should not feel justified in drawing any such conclusions as these from Dr. Howley's cases or from any of the cases already narrated cured by alternation. हमको ऐसे किसी भी केस से कोई जजमेंट ड्रॉ नहीं करना है। When adduced in evidence, we accept them as facts and give them what we consider to be their value. अगर इसको एक ऑब्जर्वेशन की तरह से अगर देखना ही पड़े तो केवल एक ऑब्जर्वेशन की तरह से देखिए, और जो भी उससे निष्कर्ष निकलता हो उन सभी से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिए। दे प्रूव टू अस दैट केसेस मे बी क्योर्ड बाय अल्टरनेटेड रेमेडीज, बट दे प्रूव नो मोर देन दैट। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो केवल इतना ही बताते हैं कि केसेस जो हैं वो क्योर किए, हो सकता है कि क्योर हुए हों अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज के द्वारा, लेकिन इसके अलावा ये और कोई भी कंक्लूजन नहीं देते हैं। वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि केसेस मे बी क्योर्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज। बियॉन्ड दिस दे प्रूव नथिंग। assuredly they do not prove that a physician could not have cured each case more quickly with some other remedy given singly. वो इस बात को डिसअप्रूव नहीं कर पाता, या इस बात को वो पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि अगर सिंगल रेमेडी दिया होता तो वो इससे जल्दी क्योर नहीं कर पाता। हो सकता है कि अगर सिंगल रेमेडी दिया होता तो पॉसिबली वो उससे ज्यादा क्विकली ठीक हो सकता था। How could such evidence be held by us to justify such conclusions as Dr. Howley and his reviewer draw from it? तो ऐसे जो एविडेंसेस हैं जिसका फाउंडेशन ही इतना हिला हुआ है, उनके बेसिस पर हम कोई भी कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं, जबकि हमारा जो डेली का एक्सपीरियंस है, एक के बाद एक जितने भी केसेस हम ट्रीट कर रहे हैं, वो हमको यही बताता है कि सिंगल रेमेडी से ठीक किए हुए केसेस बहुत जल्दी, बहुत क्विकली ठीक होते हैं। एविडेंस ऑफ दिस काइंड वेदर फॉर और अगेंस्ट अल्टरनेशन विल नॉट सेटल दिस क्वेश्चन। ये सवाल कभी खत्म नहीं रहा, इस तरह की एविडेंस देने के बावजूद कभी भी वो ये सवाल जाने वाला नहीं है।
These remarks extended as they are have been made for the purpose of showing that clinical experience is available as a means of improvement in medical practice only insofar as it is analyzed, thought about, and in fact theorized about, and that those who deprecate dogmatism would put off the formation of generalization, do themselves dogmatize and theorize, and from the nature the case they must do so in the act of reasoning about the evidence they bring forward. तो ये सारे जो केसेस होते हैं, सारे जो फैक्ट्स होते हैं, इनसे हमको सिर्फ डेटा जमा करना होगा। डेटा जमा करके सिर्फ हमको उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, उस पर विचार करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर थियरी बनानी चाहिए, और केवल एक एक डॉगमेटिज्म वाला थियरी नहीं बना देना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा ही करना चाहिए। If this be inevitable, then it must be allowed us likewise to theorize, and in what we have to say about alternation, we shall hold ourselves justified in basing our argument on generalization from a multitude of collated facts. We hold that argument from theory is in order. तो अगर उनको ये थियरी बनाने का अधिकार है तो वैसा ही अधिकार हमको भी है कि हम भी थियरी पे बात कर सकें। और वी होल्ड दैट आर्गुमेंट फ्रॉम थियरी इज इन ऑर्डर, यानी कि हम अगर थियरी के बेसिस पर बात करेंगे, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बेसिस पर बात करेंगे, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में डिस्कशन होगा वो। एंड रिगार्डिंग अ साइंस as being a connected and independent series of generalizations based on an analysis of methodically arranged and collated facts, we require the advocates of alternation to rest their cause as we do our opposition to alternation on such generalization. तो हम चाहेंगे कि अगर कोई साइंस के बेसिस पर अगर कोई प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके प्रॉपरली मेथोडिकली उसको एनालाइज करके वो हमारे सामने अल्टरनेशन का अगर एडवोकेट करे, यानी कि उसके पक्ष में बातें रखे, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में, जैसा कि हम करते हैं जब हम अल्टरनेशन को अपोज करते हैं, तो जिस तरीके की जनरलाइजेशन पर हम करते हैं उस तरीके पर अगर किया जाए तो उस पर विचार कर सकते हैं। फेलिंग टू डू दिस, दे हैव नो क्लेम फॉर देयर मेथड एज अ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। क्योंकि वो इस मेथड को फेल कर जाते हैं, उनके पास ऐसा क्लेम करने का अधिकार नहीं है कि उनका जो मेथड है वो साइंटिफिक है। Failing this, the facts which seem to justify alternation can be used in no other way than in blind empirical way of literal imitation. अगर वो अपने आप को साइंटिफिकली और प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये केवल एक एम्पिरिकल तरीका हो जाएगा। एम्पिरिकल यानी किसी को हमने देखा, उसने वैसा किया है, तो हम बस उसी को इमिटेट कर रहे हैं, हम भी उसी की नकल उतार रहे हैं। हमको पता नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि हमने किसी को देखा है, किसी से सुना है, हम बस उसका देख और सुनकर बिना कोई लॉजिक अप्लाई किए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन विच accuracy and certainty are quite out of the question. और ऐसे जो empirical methods होंगे वहां पर ना तो accuracy होगी, ना तो उसमें कोई fixity होगी। But our whole object is study and labor beyond the direct need of our patient is to complete the structure of our science, such as we have defined a science to be a means of attaining accuracy and certainty. हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट होगा स्टडी का, वो हमारे साइंस को स्ट्रेंथन करने में होना चाहिए, उसको और एक्यूरेट बनाने में होना चाहिए, उसकी और उसका जो सर्टेनिटी है उसको बनाने में होना चाहिए। तो अगर ये जो अल्टरनेशन वाले जो पक्षधर लोग हैं या अल्टरनेट रेमेडीज करने वाले जो लोग हैं, अगर वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो इसी दायरे में उनको रखना होगा जिस दायरे में वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से वो उसको समझा पाए, उसको कन्विंस कर पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल एक मतलब अंधभक्ति के जैसा होगा कि आप बस फॉलो करते जा रहे हैं। Some of the advocates of alternation have failed to perceive the necessity of raising their procedures to level of scientific method. तो जो अल्टरनेशन के जो एडवोकेट्स हैं वो इसकी जरूरत को नजरअंदाज करते हैं कि इसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए। They still rest on the rude empirical ground of unmethodized experience. Their argument is, उनका आर्गुमेंट होता है कि फला फला I have alternated remedies
which singly had failed and I cured. Henceforth I shall alternate. वो ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि मैंने रेमेडीज को सिंगली देकर देखा, फिर उन्हीं उसी मेडिसिन को मैंने अल्टरनेट करके देखा और वो क्योर हो गया। सिंगली क्योर नहीं किया, अल्टरनेट किया तो क्योर हो गया। या फिर वो ऐसा जैसा लंदन रिव्यू में आर्गुमेंट दिया था कि practice of alternation of remedies is one is so widely adopted that it would appear to have the sanction of very extended practical experience. Experience has proved abundantly that the alternation of remedies increase the rapidity of cure. एक आर्गुमेंट ये देते हैं कि बहुत सारे लोग अल्टरनेट करते हैं या बहुत सारे लोग पॉलीफार्मेसी करते हैं, और एक समय आएगा जब ये पूरी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इसकी परमिशन हो जाएगी, पूरी तरीके से इसको एक साइंटिफिक अप्रोच मिल जाएगा, या एक समय आएगा जब इसको लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और वो ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जहां पर भी अल्टरनेट किया गया रेमेडीज को, वहां पर बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। द सेम आर्गुमेंट, ऐसा ही कुछ आर्गुमेंट दिया गया था डॉक्टर कॉक्स के द्वारा, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा, who claims to have alternated for 25 years, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि 25 साल तक अल्टरनेट किया और वो सक्सेसफुल प्रैक्टिस करते थे। As we have before remarked, the same argument, जैसा पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि एलोपैथीज भी इसी तरीके के एडवोकेट दे सकते हैं। And by advocates of every form of practice, whether pure, mixed or wholly BCS, the same argument may be and is advanced by those who oppose alternation. The same argument may be and is advanced by those who oppose alternation. ऐसे ही वो लोग भी कह सकते हैं। Others, however, have seen the necessity of basing their advocacy of alternation on some general principle. Among them, particularly Dr. Drisdale and Dr. Koo. To these statements of principles, we wish to devote some attention. अच्छा, alternation of कुछ प्रिंसिपल था जिसकी वजह से वो उसको अल्टरनेट करते थे, जैसे कि डॉक्टर ड्रेसडेल एंड डॉक्टर कू। But let us have a clear understanding of what is properly meant by alternation of remedies. सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि alternation of remedies क्या चीज है। As we have stated, the term is used in different sense. जैसा कि हम इसमें बता रहे हैं, यहाँ पर alternation जो है इन लोगों ने अलग सेंस में यूज किया है। वो क्या अलग सेंस है हम देखते हैं। डॉक्टर J.R. Cox seemed to think that opponents of alternation contended that each case of sickness should be treated with one single remedy, and that if during one illness a change in the symptom should compel a change in the remedy, this, by whatever name it be called, is in fact alternation. तो डॉक्टर J.R. कोक्स जो थे वो उनको ऐसा लगता था कि जो ये अल्टरनेशन के जो अपोनेंट्स हैं वो लोग अल्टरनेशन किसको कहते हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसके अंदर चेंजेस आते हैं और उसका जो एम्यूलरेशन है वो रुक जाता है और फिर वहां पर नई रेमेडी दी जाती है, यानी कि वन टाइम एक पेशेंट को एक बार में एक ही मेडिसिन दी गई, लेकिन उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आए, नया रेमेडी देने की जरूरत महसूस हुई, तो अब नई रेमेडी दी गई, तो इसको भी शायद ये लोग अल्टरनेट कहते हैं, जबकि ये उनकी गलत समझ थी। This, by whatever name it will be called, is in fact alternation. He scouts the idea of any real distinction between alternation and succession of remedies. तो वो जो थे इस आइडिया को जो अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज का था उसको स्काउट कर रहे थे। स्काउट का मतलब होता है कि एक ऐसा गोल जिसको कि समझना मुश्किल हो जाता, तो ये इन दोनों सक्सेशन को और अल्टरनेशन को, दोनों आइडियाज को उन्होंने मिक्स कर दिया था, या उन दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन था उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। वेल, इफ दिस बी ऑल द अल्टरनेशन मीन, वी हैव नो रीजन टू अपोज इट। लेकिन अगर ये जो डॉक्टर कोक्स कह रहे हैं कि पहले एक मेडिसिन ने काम कर लिया है, अपना पूरा एक्शन एग्जॉस्ट कर लिया है, उसके बाद हम मेडिसिन दे रहे हैं, नई मेडिसिन दे रहे हैं, जब उसकी जरूरत आन पड़ी, जब
सिम्टम जो बचे हुए हैं वो उस नए मेडिसिन को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे में ये जो तरीका है, इसको अपोज करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि भले वो उसको अल्टरनेशन बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो सक्सेशन ऑफ रेमेडीज है। Well, if this be all that alternation means, we have no reason to oppose it. हमारे पास कोई कारण नहीं है जिस पर हम उसको oppose करें. But what is a case of disease in this sense? Does it comprise that may all a man from the time that he takes to his bed to the time that he goes to his work again? Suppose a patient sick of dysentery and recovering finely under the remedy mercurus for Merc 4. When just convalescent, he is seized with rheumatism and requires rust oxycodendron. Is it alternating to give it to him? And then suppose him safely over rheumatism, but just before goes to work again, he has return of dysentery requiring Merc 4. Is it alternating to give it if the symptoms require it? And if when cured of this relapse, he gets measles and requires euphrasia, is it alternating again to give him this remedy? Why, according to this definition, if you call this all one sickness, it has been a case of alternation. If you call it four sickness, perhaps not. To the patient's certainty, it is all one. Whatever you call it. Now, suppose the symptoms in a case to have changed just as decidedly as in the case names of dysentery, rheumatism, and measles. Supposed above, yet not so definitely as to induce you to give to the changes these nosological names of dysentery, rheumatism, and measles. The medicines mercurius, rust, and euphrasia will have been just as clearly indicated by these successive changes and as just imperatively required as though the patient were regarded as having had four successive diseases. Is it alternation to give these remedies successively just as they become clearly indicated? We think it is not, but some say it is. We are sure it is sound practice. तो ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सपोज कोई पेशेंट है और उसको डिजेंट्री की शिकायत हो गई है, उसको आपने मर्क किया, वो कुछ दिनों में ठीक हो गया, ठीक होने के बाद जब वो अपने काम पर लौटने लगा तो उसको रोमैटिज्म की शिकायत आ गई। फिर आपने वापस से केस लिया, फ्रेश एग्जामिन किया और अब की बार रस्टॉक्स का कहते हैं कि रस्टॉक्स का इंडिकेशन आ गया, आपने रस्टॉक्स दिया। फिर आगे जाने के बाद उसको मीजल्स के रैशेस आ जाते हैं और आपने फिर से उसको केस स्टडी किया और फिर आपने उसको यूप्रेसिया दे दिया। तो क्या इसको भी अल्टरनेशन कहा जाएगा? नहीं, ये अल्टरनेशन नहीं है। ये एक डिजीज आई, उसके बाद दूसरा डिजीज आया, उसके बाद तीसरा डिजीज आया, यानी एक पिक्चर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा पिक्चर आया, फिर वो खत्म हुआ, उसके बाद तीसरा पिक्चर आया। यानी कि ये सारे डिजीज एक दूसरे के सक्सेशन में आए। ऐसा ही इस मेडिसिन के साथ भी हुआ। हमने एक मेडिसिन को दिया, जब उसका एक्शन खत्म हो गया, हमने केस को दोबारा एग्जामिन किया, नए सिम्टम्स आने पर हमने केस को दोबारा एग्जामिन किया और जब रस्टॉक के इंडिकेशन थे तभी उसको दिया। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल ठीक बैठता है। इसको अल्टरनेशन नहीं कहा जा सकता। वी थिंक इट इज नॉट। कुछ लोगों को लगता है कि ये अल्टरनेशन है, लेकिन ये अल्टरनेशन नहीं है। वी आर श्योर इट इज साउंड प्रैक्टिस। हमको पूरा यकीन है कि ये जो तरीका है, ये जो प्रैक्टिस है, ये एकदम परफेक्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का। Dr. Quinn of London calls the method of prescribing successive remedies in a case as the changes of symptom may require alternating a posteriori and sanctions and defends it, but he reprobates under the name of alternation a priori. The practice, which it seems to us, is the only which can properly be called alternation. डॉक्टर क्विन जो लंदन के रहने वाले हैं, वो इस तरीके के मेथड को सक्सेसिव रेमेडीज का नाम देते हैं। सक्सेसिव रेमेडीज का नाम देते हैं, जैसे कि जब जब सिम्टम्स चेंज होंगे तब तब उनकी डिमांड होगी। अल्टरनेशन अ पोस्टीरियरी, पोस्टीरियर यानी पोस्ट पोस्ट क्या करें, सिम्टम्स के जाने के बाद पोस्ट रिकवरी फेज, वहां पर अगर नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो की बात है, तो उसको सक्सेसिव कहा जाएगा, ना कि अल्टरनेशन कहा जाएगा। और दूसरा उन्होंने नाम दिया है अल्टरेशन अ प्रायरी।
तो इसका तो वो डिफेंड करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ पोस्टीरियरी का वो डिफेंड करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ पोस्टीरियर का मतलब होगा सक्सेशन में देना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देना, उसका तो वो डिफेंड करते हैं। बट ये रिप्रोबेट, रिप्रोबेट यानी बट ये जो अल्टरनेशन है प्रायरी, जो पहले से ही सोच कर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको हर 2 घंटे पर देना है, और वो फिक्स प्रोटोकॉल बना लेते हैं कि इसको ऐसे ही अल्टरनेट करना है, इस तरीके के प्रैक्टिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और इसी को वो कहते हैं कि इसी को प्रॉपरली अल्टरनेशन कहा जा सकता है। Prescribing at the very outset of the treatment, at the very first visit, and also not unfrequently, almost at every subsequent visit, 2 or more medicines to be alternated every quarter, half hour, or every 2, 3, or 4 hours. It is difficult to believe, he continues, that such practitioners are in the habit of carefully considering the case. जो लोग इस तरीके से अल्टरनेट करते हैं या जो लोग इस तरीके से पॉलीफार्मेसी करते हैं, ये बहुत डाउटफुल है कि ये लोग अपने केस को स्टडी भी करते हैं या नहीं, क्या उस केस को वो लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करते हैं या नहीं, और क्या उस केस को वो लोग प्रॉपरली मटर मेडिका में ढूंढते भी हैं या नहीं, या बस ऐसे ही एक फिक्स प्रोटोकॉल उन्होंने बना लिया है। One meets with instructions for similar alternation laid down in popular books on homeopathy. ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि छोटी छोटी बुक्स ले लेते हैं और उसमें जो तरीका लिखा होता है उसी तरीके से वो अपना एक क्या कहते हैं एक मिक्सचर बना लेते हैं और उसी को वो प्रैक्टिस करते हैं, उसी स्टाइल को वो लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो इसको ये बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है। ऐसा ही डॉक्टर ड्रिसडेल के साथ भी है। ड्रिसडेल जो डिफाइन करते हैं अल्टरनेशन को, द गिविंग अ सेकेंड मेडिसिन while the sphere of action of the first is still unexhausted. Uh, but Dr. Drisdale, while advocating alternation in the sense in certain specified cases, does not propose to give his second medicine except after a careful examination of the symptoms of patient and comparison of them with Matra Medica. डॉक्टर ड्रिसडेल अल्टरनेशन का डेफिनेशन देते हैं, तो गिविंग सेकेंड मेडिसिन जबकि पहले मेडिसिन का एक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो ये बात बोलते हैं कि अल्टरनेशन का मतलब हो गया जब पहली मेडिसिन का एक्शन खत्म नहीं हुआ है और दूसरी मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन जब ड्रिसडेल जब ये बताते हैं कि अल्टरनेशन का कैसे किया जाना चाहिए, तो वो बताते हैं कि जब पहला मेडिसिन अपना एक्शन एग्जॉस्ट कर जाए, फिर से केस को केयरफुली री एग्जामिन करना है, उसको वापस से मटेरिया मेडिका में कंपेयर करना है रेमेडीज को, और फिर नई मेडिसिन दी जानी चाहिए, फिर सेकंड मेडिसिन दी जानी चाहिए। तो इस बात से ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि जो अल्टरनेशन वो डिफाइन करते हैं और जिस अल्टरनेशन को ये डिफेंड करते हैं, ये वो वाला अल्टरनेशन नहीं है जो पॉलीफार्मेसी वाले जिसका पक्ष लेते हैं। Dr. Drisdale's definition seems to us very vague and impracticable. How are we to know when the sphere of action of the medicine is exhausted? ये डॉक्टर ड्रिसडेल जो टर्म यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो सक्सेशन का वो अल्टरनेशन बोल रहे हैं। तो हमको ये पहले से ही कैसा पता लगेगा कि हम किसी मेडिसिन को कैसे पहले से ही कैसे जान लेंगे कि ये मेडिसिन देने के बाद इसी मेडिसिन का पिक्चर वापस आने वाला है और एग्जैक्टली उतने ही घंटे के बाद आने वाला है जितने घंटे के बाद हमने अल्टरनेशन के लिए बोला हुआ है। डॉक्टर ड्रिसडेल्स रीजनिंग वुड अमाउंट टू दिस: if on our second visit symptoms shall be found have arisen which seem to call for the second medicine, we should suspend the first and give the second. And then if the third visit the symptoms be found to have changed again so as to call again for the first medicine, we should give it. But this, he says, is alternation. वो सक्सेशन को गलत तरीके से alternation pronounce कर रहे हैं। With certain qualifications, we agree to this rule is to his rule of practice, but we object to the name he gives it. ये जो तरीका है हम इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो नाम ये अल्टरनेशन का दे रहे हैं, इस नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन है। एंड हियर नेम्स आर इम्पोर्टेंट, और नाम बहुत जरूरी है। इट इज ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस टू अवॉइड गिविंग 2 radically different procedures one and the same name. सक्सेशन और अल्टरनेशन दोनों 2 चीजें हैं, लेकिन अगर दोनों को एक ही नाम दे दिया जाएगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये।
तो अब अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? लेट अस गिव प्रैक्टिकल आंसर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई पेशेंट है और उसको जॉन डो का कोई पेशेंट है और उसको उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि नंबर 1 पाउडर्स दिए हैं बहुत सारे, नंबर 1 एकोनाइट, नंबर 2 बेलाडोना, और ऐसे बहुत सारे पाउडर्स दिए हैं। अब इन पाउडर्स को कैसे लेना है वो भी उन्होंने बताया। नंबर 1 एकोनाइट, नंबर 2 बेलाडोना, ऑफ ईच 12 पाउडर्स, टेक द पाउडर्स अल्टरनेटली नंबर्ड 4 आवर्स। यानी कि एक बार एकोनाइट लेना है, फिर 4 घंटे के बाद फिर से बेलाडोना लेना है, फिर 1 घंटे, फिर 4 घंटे के बाद एकोनाइट लेना है, फिर 4 घंटे बाद बेलाडोना लेना है। We have another paper containing directions prepared by Dr. Busy for a chronic patient. Take we have another paper containing directions prepared by Dr. Busy. नाम दिया उन्होंने Dr. Busy for a chronic patient. Chronic patient में क्या दे रहे हैं? मर्क्यूरियस ले लो, फर्स्ट डेसिमल ट्रिब्यूशन में हर रात को लेना है 7 दिन के लिए, फिर सल्फर लेना है हर रात 7 दिन के लिए, फिर कॉलिनसोनिया लेना है हर रात 7 दिन के लिए, फिर पोडोफाइलम ऐसी लेना है अगले 7 दिन के लिए, फिर उसके बाद इग्नेशिया लेना है, चाइना लेना है अल्टरनेटली एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 7 डेज, फिर ऑरमेट लेना है अगले 7 दिनों के लिए, फिर पल्सिटिला लेना है अगले 7 दिनों के लिए, फिर फाइटोलेका लेना है अगले 7 दिनों के लिए। We object to these and to all standard procedures that they rest on hypotheses which are not warranted by the present possibilities of science. इस तरीके का जो मेथड है इसको कंप्लीटली ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। डॉक्टर जॉन डोज फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एकोनाइट मे बी ऑल राइट, हो सकता है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन उनका बहुत ही सही हो, द सिम्टम्स प्रोबेबली कॉल फॉर इट, बट लेकिन ये उनको कैसे पता लगा है पहले से ही कि 4 घंटे के बाद बेलाडोना का ही पिक्चर रिटर्न आने वाला है, और वो भी एग्जैक्टली 4 घंटे के बाद ही आने वाला है? ये कैसे पता लगेगा? तो ये भी तरीका गलत है। दूसरा जो डॉक्टर बिजी हैं, बाय व्हाट वंडरफुल गिफ्ट कुड ही फोरसी, अब ये उनको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला है जिसमें वो पहले से ही देख सकते हैं कि 7 दिनों के बाद मर्क्यूरियस, 7 दिनों के मर्क्यूरियस देने के बाद सल्फर का ही सिम्टम्स आने वाला है, और एग्जैक्टली 7 दिनों के बाद ही आने वाला है, और सल्फर के 7 दिनों के बाद कॉलिनसोनिया की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब और ऐसे ही 7-7 दिनों के बाद अलग अलग रेमडीज उनको जरूरत पड़ेगी, ये सारे उनको पहले से पूर्वाभास कैसे हो जा रहे हैं? ओ व्हाट सेम पावर दैट गिफ्ट ही गिव अस। तो ये भगवान से मना रहे हैं कि शायद ऐसा ही कोई पावर हमको भी मिल जाए जिससे हम भी ये पहले से ही जान पाए कि 7 दिनों बाद या 8 दिनों बाद सिम्टम्स किस दिशा में जाने वाले हैं, कैसे चेंज होने वाले हैं, और 7 दिनों बाद या 8 दिनों बाद उसको कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ने वाली है। These instances and the comments upon them comprise our definition of alternation and our objection to it. ये जो तरीका है इसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस वेरी प्रेवलेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन इंग्लैंड। ये यूएस और इंग्लैंड में बहुत ही प्रेवलेंट है। जर्मनी में और स्पेन, इटली, यहाँ पर कुछ स्थानों पर है। The principles which govern the selection and administration of homeopathic remedies are very simple. जो प्रिंसिपल्स होम्योपैथी को गवर्न करते हैं, जिससे हम सिलेक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज का, ये बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड इसमें बनाया गया है। सर आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे मंडे को वापस से। जी सर। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन इसका बेसिकली यही है, पॉलीफार्मेसी के अगेंस्ट में सारे एविडेंसेस हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। अंजलि, अनु, धीरेन्द्र, पुष्पेंद्र, नदीम, लालचंद यादव। हेलो। हाँ हाँ सर, पॉलीफार्मेसी के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सर क्योर कर सकती है पॉलीफार्मेसी पेशेंट को? हाँ क्योर कर अभी सकती है?
अभी खत्म नहीं हुआ है ना, ये खत्म हो जाना तो पता लगेगा। ओके सर। अगर क्योर कर ही सकती तो ये टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ये बिल्कुल पॉलीफार्मेसी करना बिल्कुल एलोपैथिक की तरह ही हो गया। वहां पर भी क्या सिम्टम्स आएंगे, इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन होगा, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है ना कि इसका तो कोई प्रूविंग ही नहीं हुआ है कि 4 मेडिसिन दे के एक साथ किसी के अंदर प्रूविंग किया हो, क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं आपको पता लग जाए, वो नहीं पता लग पाएगा। तो हो सकता है कि जो चीफ कंप्लेंट्स हैं वो चले जाएं और उसी को आप क्योर समझने लगे, लेकिन अंदर वो आगे जो सिक्वल क्रिएट होगा, यानी कि आने वाला जो तूफान होगा उसको, उसके बारे में पता ही नहीं होगा हमको। सपोज आज मैंने किसी को पॉलीफार्मेसी दिया और आज के 2 साल बाद उसको इसी बीमारी का कोई सीक्वल आ जाता है, कोई सीक्वेंस में कोई दूसरी बीमारी है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, तो आज दी हुई मेडिसिन का मैं तो कभी लिंक ही नहीं लगा पाऊंगा, ना ही पेशेंट कभी ऐसा लिंक लगा पाएगा कि यार 2 साल बाद जो मुझे हो रहा है वो पिछले ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है या उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्योर नहीं होगा, लेकिन हाँ चीफ कंप्लेंट जरूर कुछ देर के लिए दबाए जा ओके सकते सर, हैं। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज का एंड करते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। बाय मंडे सर। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जी सर। फिर उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा फर्स्ट, वो तो इससे भी बड़ा है, ये 40 पेजेस का है, वो शायद 65 पेजेस का है। पॉसिबली फ्राइडे तक देखेंगे, शायद खत्म हो जाए पूरा। ठीक है सर, बाय। जी सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।